हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कक्षा 4 हिंदी का पाठ 3 जिसका नाम है नीम, ये एक कविता है। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता होगा कि नीम एक पेड़ होता है, पेड़ का नाम नीम है और नीम बहुत ही उपयोगी पेड़ है। ठीक है, क्योंकि नीम की जो पत्तियां हैं, नीम की जो छाल है और इसकी लकड़ी जो है वो बहुत सारे कामों में आती है। नीम की पत्तियों से दवाइयाँ भी बनती हैं। तो देखते हैं इस कविता में क्या कहा गया है नीम के बारे में। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। तो ये प्यारी सी कविता लिखी है हरीश निगम जी ने। अब इसका अर्थ समझते हैं। लहराता बल खाता नीम। बच्चों, यहाँ पर ये बोला गया है कि नीम जो है क्या कर रहा है, लहरा रहा है, बल खा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब हवा चलती है तो जो पेड़ है वो इधर उधर हिलता है, उसकी डालियाँ हिलती हैं। ठीक है, तो उससे बोला जाता है लहराना, बल खाना। तो हवा चलने पर जो नीम का पेड़ है वो लहरा रहा है और बल खा रहा है। दिन भर हंसता गाता नीम। और नीम कैसे हंसता गाता है दिन भर? हवा चलने पर जो पत्तियां होती हैं पेड़ की, उनसे सरसराहट की आवाज़ आती है ना। पत्तियां एक दूसरे से टकराती हैं तो पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ आती है। तो हवा के चलने से ये जो पेड़ है वो दिन भर ऐसा लगता है कि हंस रहा है और गीत गा रहा है, गाना गा रहा है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नेह मतलब होता है प्यार या स्नेह। ठीक है, प्यार या स्नेह। तो यहाँ पर ही बताया गया है कि जो पेड़ है वो चिड़ियों से, कौवा से, तोते से अपना प्यार जताता है, उनको प्यार दिखाता है। कैसे दिखाता होगा ये अपना प्यार? इस जो सारे पक्षी हैं वो इस पेड़ पर आके बैठते होंगे और कई पक्षी तो इस पर घोंसला भी बनाते होंगे, तो उनको ये बैठने की जगह देता है, घोंसला बनाने की जगह देता है। तो इस तरीके से पेड़ इन पक्षियों के प्रति अपना प्यार दिखाता है। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो नीम का पेड़ है वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कितने सारी बीमारियों को दूर करता है। रोग मतलब होता है बीमारियाँ। जैसे आपको बताया था, नीम की जो पत्तियाँ हैं, छाल है, लकड़ी है, वो बहुत सारे रोगों में काम आती है, बहुत सारी बीमारियों को दूर भगाने में काम आती है। और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर भी मरीज़ का इलाज करता है, दवाई देता है और उसकी बीमारी को दूर करता है। तो लेकिन यहाँ जो नीम है वो डॉक्टर नहीं है, फिर भी ये क्या करता है? हमारे बहुत सारे रोगों को, बीमारियों को दूर करता है। कैसे रोग होते हैं? जैसे आपने सुना होगा कि अगर आपके शरीर में खुजली हो जाती है तो नीम की जो पत्तियां हैं उनको पानी में उबालकर उस पानी से अगर आप नहाओगे तो सारे फोड़े फुंसियाँ दूर हो जाते हैं। नीम की जो लकड़ी है उससे दातून बनाते हैं और अपने दांत साफ करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों में नीम का इस्तेमाल होता है। तो ये एक डॉक्टर की तरह है। वैसे तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर की तरह सारी बीमारियों को दूर करता है। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। प्रदूषित वायु क्या होती है? खराब वायु, जिसमें प्रदूषण होता है ना। वायु मतलब हवा, प्रदूषित मतलब जो खराब हवा होती है, जिसमें पॉल्यूशन होता है, जो खराब हो चुकी होती, प्रदूषण होता है। जब ऐसी हवा चलती है तो नीम उसको शुद्ध कर देता है, साफ कर देता है। कैसे? नीम जो है या जो और भी पेड़ होते हैं वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस को वो एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो और ऑक्सीजन शुद्ध होती है। तो नीम का पेड़ क्या करता है? वो जो प्रदूषित वायु है उसको सोख लेती है और जो आपकी जो शुद्ध वायु है, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, उसको बाहर निकालती है और पूरे वातावरण को साफ कर देती है। ठीक है, कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम।
अब यहाँ कड़वे तन का मतलब है कि जो नीम का हर चीज़ है, जैसे पत्ते हैं, लकड़ी है, उसकी छाल है, सब कड़वा है। तन मतलब शरीर, उसका शरीर कड़वा है, लेकिन उसका मन कैसा है? मीठा। अब मीठा मन होने का क्या मतलब है कि जो नीम है वो बाहर से तो ये कड़वा है, लेकिन अंदर से ये सभी की परेशानियों को दूर करता है, ये हमारी मदद करता है। देखो कैसे पक्षियों को ये प्यार दे रहा है, बैठने की जगह दे रहा है, लोगों के काम आ रहा है ना। तो इसका मन बहुत अच्छा है, मन खुश है, मन मीठा है। और कड़वी तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। तो नीम हमें ये सिखाता है कि बाहर से हम कितने भी सख्त हों, कैसे भी दिखते हों, लेकिन हमारा मन मीठा होना चाहिए। दूसरों के प्रति हमारे दिल में अच्छी भावना होनी चाहिए। ठीक है। हवा चली तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। और जब हवा चलती है तो नीम का पेड़ झूमता है, इधर उधर हिलता है, और ऐसा लगता है कि खुश होकर झूम रहा है, और उसके झूमने से सब लोग बड़े खुश होते हैं उसको देखकर। तो ये सब का मन बहलाता है झूम झूम कर। ठीक है। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। नीम का पेड़ किसी से कभी भी कुछ भी नहीं लेता। आपने कभी कुछ दिया है नीम के पेड़ को? किसी नीम के पेड़ ने आपसे कुछ मांगा है? किसी ने नहीं मांगा होगा, है ना। तो नीम का जो पेड़ है वो किसी से कुछ भी नहीं लेता, लेकिन वो बहुत कुछ देता है। जैसे आपको बताया अभी, उसकी लकड़ी से दातून बनता है, उसकी पत्तियों से दवाइयाँ बनती हैं, उसकी जड़ भी बहुत काम आती है, उसकी छाल भी दवाइयाँ बनाने के लिए काम आती है, वो सबको छाया देता है। ठीक है। बहुत सारे पक्षियों को घर देता है। तो इस तरीके से नीम का पेड़ सबको कुछ ना कुछ देता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं लेता। तो ये है प्यारी सी कविता नीम के बारे में। आशा है इसका मतलब आपको पूरा समझ में आया होगा। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो बच्चों यहाँ पर आपने वो सब चीज़ें बतानी है जो आप नीम के पेड़ के बारे में जानते हो, कि नीम का पेड़ एक औषधीय वृक्ष होता है, इससे बहुत सारी बीमारियों में मदद मिलती है, ये हमें छाया देता है। जो भी चीज़ आपको पता है वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो आप इस तरह से अपना उत्तर लिख सकते हैं, नीम एक औषधीय वृक्ष है, इसकी पत्तियां बहुत से रोगों को ठीक करने के काम आती हैं, इसकी लकड़ी दातुन बनाने के काम आती है, यह वायु को शुद्ध करता है, नीम की छाल चर्म रोगों में काम आती है। छाल मतलब उसकी जो बार्क होती है, छाल होती है। ठीक है। नीम सभी को छाया देता है। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपने अपने परिवेश मतलब आसपास में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। तो आपने जो भी पेड़ पौधे देखे हैं वो उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पेड़ों के नाम लिख दिए हैं, ऐसे ही आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनके आप नाम लिखेंगे। ये उदाहरण के लिए है आम, बरगद, नीम, पीपल, कनेर, अशोक आदि। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं? मतलब आपको कैसे पता चलता है कि ये जो पेड़ हैं अलग अलग है, ये आम का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, या नीम का है? जैसे हमें पहचान लेते हैं तो किस आधार पर करते हैं? हम उनकी पत्तियों के आधार पर करते हैं, है ना। पत्तियों को देखते हैं, उनके फूल के आधार पर करते हैं, उसमें कैसे फूल हैं, उसमें जो लगे हुए फल हैं उनके आधार पर करते हैं, या फिर उनके जो आकार होता है, जो उनका साइज़ होता है, कितने बड़े हैं छोटे हैं, उसके आधार पर हम पता करते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। तो आप अपना उत्तर इस तरह लिखेंगे, हम पेड़ पौधों की पहचान उनकी पत्तियों, फूलों, फल और तने को देखकर करते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए, जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खिलते हो। तो बच्चों यहाँ पे वृक्ष का मतलब क्या होता है, आई होप आप सबको पता होगा। पेड़ का जो दूसरा नाम है वो वृक्ष है। ठीक है। पेड़ को वृक्ष भी बोला जाता है। तो आपने यहाँ पर बताना है कोई भी एक अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, जब आपने कोई पेड़ पौधा लगाया हो या पेड़ पौधे से रिलेटेड, उससे संबंधित कोई भी अनुभव आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है? यहाँ पर आपने बताना है कि आपका सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा पेड़ कौन सा है और वो आपको क्यों पसंद है, वो सबसे अच्छा क्यों लगता है। यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया है, मुझे आम का पेड़ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे छाया भी मिलती है और मीठे मीठे स्वादिष्ट आम भी मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब है पाठ के भीतर मतलब अंदर। इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं उनके नाम लिखिए। तो इस कविता में आपने किन किन पक्षियों के नाम पढ़े हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर 2 पक्षियों के नाम आए थे, तोता और कौवा, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर लिख दिया है तोता कौवा।
ठीक है। अगला प्रश्न है, नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। तो आपने यहाँ पर उन बीमारियों के नाम लिखने हैं, रोग मतलब बीमारी, जिनमें नीम से हमें फ़ायदा हो सकता है। एक तो त्वचा के रोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि त्वचा में फोड़ी फुंसियाँ हो जाती हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। मलेरिया में भी नीम का इस्तेमाल होता है, और कहीं घाव हो जाए उसमें भी नीम का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। तो नीम का पेड़ सबका मन कैसे बहलाता है, जब हवा चलती है तो वो झूम झूम कर सबका मन बहलाता है, और यही उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह आप उत्तर लिखेंगे, नीम का वृक्ष हवा चलने पर झूम झूम कर सबका मन बहलाता है। ठीक है। आगे है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखी हुई। तो नीचे क्या लिखा है, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। ठीक है। आगे प्रश्न है, इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह का भाव है। भाव मतलब उसका अर्थ, नेह का क्या अर्थ है यहाँ पर, प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या प्रश्न है, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है। मतलब नीम का पेड़ पक्षियों के प्रति अपना प्यार कैसे दिखाता है, ये बात आपने यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, नीम का वृक्ष पक्षियों को बैठने और घोंसला बनाने की जगह देकर उनसे अपना नेह जताता है। मतलब जो पेड़ है वो, उसमें जो पक्षी हैं वो पेड़ में घोंसला भी बनाते हैं, उसमें बैठते भी हैं, तो पेड़ उनको जगह दे रहा है इन सब कामों के लिए। तो इस तरह ये जगह देकर उनसे अपना प्यार जताता है। इसको आप लिख सकते हैं, वो नीम का पेड़ पक्षियों को आसरा देकर अपना नेह जताता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ पर बताना है कि आपके जो परिवार के लोग हैं और आपके जो अध्यापक हैं वो किस तरह से आपके प्रति अपना प्यार दिखाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण के लिए लिख दिया है एक उत्तर, मेरे परिवार के सदस्य और अध्यापक मेरे अच्छे कार्यों के लिए मेरी प्रशंसा करके अपना नेह जताते हैं। तो यहाँ पर आप और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपके परिवार के सदस्य हो सकता है आपसे खुश होकर आपको कोई उपहार देते हों, गिफ्ट देते हों, वो भी आप लिख सकते हैं। और आपके जो टीचर हैं वो भी किसी और तरीके से भी अपना नेह दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप वो सब यहाँ पर बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी यहाँ पर ये 2 पंक्तियाँ हैं, पहले ये पढ़नी है आपने। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध जब बनाता नीम। प्रश्न है, पहला प्रश्न, क प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं। तो प्रदूषित वायु क्या होती है, दूषित हवा या फिर जो गंदी हवा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रदूषित हवा, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, धूल मिट्टी उसमें होता है। ठीक है, तो ऐसी हवा को हम प्रदूषित वायु कहते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, वह हवा जिसमें धुआं, धूल और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, तो इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, उसे प्रदूषित वायु कहते हैं या दूषित हवा भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, ख वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध करते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, वो प्रदूषित वायु जो है उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन का प्रवाह करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं और हवा में ऑक्सीजन देते हैं। तो इससे जो वायु है वो शुद्ध हो जाती है। यहाँ पर आप इस तरह से बताएंगे, वृक्ष वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं तथा वायु में ऑक्सीजन का प्रवाह करते हैं, इससे हवा शुद्ध हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। मतलब कविता से वो पंक्तियाँ छांटकर हमने लिखनी है जिसका अर्थ है, नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। अगला है, नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। तो ये कविता की कौन सी पंक्ति है जिसमें बात कही गई है। तो कविता की ये पंक्ति है, दिन भर हंसता गाता नीम, जिसका अर्थ है नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। नीचे लिखे वाक्य हमने पढ़ने हैं। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती
और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्रिया मतलब कार्य, काम क्या करें वो, लड़की के लिए हम पढ़ती लिखेंगे, लड़के के लिए पढ़ता। यह अंतर लिंग के कारण आया है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक, इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। तो जो हम डिफरेंस इसमें लिखने में होता है, अंतर होता है पढ़ती और पढ़ता, किस वजह से है, लिंग की वजह से। कोई स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। ठीक है, एक लड़की एक लड़का है ना, एक मेल है एक फीमेल है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, माता जी समाचार पढ़ती हैं। ये माता जी हैं, स्त्रीलिंग है, ये इनके लिए क्या लिखेंगे, पढ़ती। पिताजी भाजी काटते हैं, भाजी मतलब सब्जी, और पिताजी के लिए क्या लिखेंगे, काटते, काटती नहीं लिखेंगे, काटते हैं। मनीषा लड़की है, मनीषा पतंग उड़ाती, उड़ाती है। ठीक है, और यहाँ अगर कोई लड़का होता तो हम क्या लिखते हैं, मनीष पतंग उड़ाता है। तो जो भी क्रिया है, क्रिया मतलब जो काम जो कर रहे हैं, पढ़ना, काटना, उड़ाना, तो ये हम इसमें मात्राएं किस हिसाब से लगाते हैं, जो संज्ञा शब्द है उसका लिंग, मतलब जो संज्ञा शब्द क्या होते हैं, जिसके किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और चीज़ का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग है, उसके हिसाब से हम लिखते हैं कि क्रिया जो शब्द लिखते हैं उसमें ई की मात्रा लगाना या आ की मात्रा लगाना, ए की मात्रा लगाना, उस हिसाब से हम लिखते हैं। अब यहाँ पर अरविंद झूला झूलता है, अरविंद लड़का है, झूला झूलता। ठीक है, अब यहाँ देखो टमाटर खट्टा है, अब टमाटर खट्टा, अब हमें तो नहीं पता स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन वाक्य इस तरीके से बोला जाता है, यही सही लगता है। टमाटर खट्टा है, ऐसा तो नहीं बोलते हम टमाटर खट्टी है ना। तो टमाटर खट्टा है। इमली खट्टी है, इमली के लिए कैसा शब्द हम लिख रहे हैं, खट्टी, ई की मात्रा लग रही है ना, तो ये स्त्रीलिंग की तरह इसको इस्तेमाल किया गया है, और खट्टा को पुल्लिंग की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या लिखने हैं, कुछ शब्द और ढूंढने हैं। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। ठीक है, किन शब्दों से पता चलता है नीम पुल्लिंग है, वो हमें यहाँ पर लिखने हैं कविता को पढ़कर। तो यहाँ पर आपने ढूंढना है कि नीम के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं, लहराता, बल खाता, हंसता, गाता, ठीक है, नेह जताता, फिर रोग भगाता, फिर शुद्ध बनाता, कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता, झूम झूम के सबका मन बहलाता, लेता नहीं किसी कुछ भी पर कितना दे जाता। तो ये सारे जो शब्द हैं ये हमें उस जगह पर लिखने हैं। तो ये शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे, लहराता, बल खाता, हंसता, जताता, भगाता, बनाता, सिखाता, बहलाता, जाता और गाता। ठीक है, आगे है, नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग भाजी दिखाए गए हैं, इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। तो आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, गोभी दिख रही है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं गोभी, तो गोभी लड़की की तरह, स्त्रीलिंग की तरह हम इसकी आवाज़ आ रही है ना, गोभी, ई की साउंड आ रही है। गोभी बहुत अच्छी है, गोभी बहुत सफ़ेद है, तो यहाँ पर गोभी स्त्रीलिंग में डालेंगे इसे। और अगला देखो क्या दिख रहा है, प्याज। प्याज कैसा होता है, प्याज लाल होता है, तो अभी होता है ना, प्याज लाल होती है नहीं हो रहा है ना, होती ई की मात्रा लगती है होती में, और होता में आ की मात्रा, तो आ की मात्रा वाले सारे हम पुल्लिंग में लिखेंगे और ई की मात्रा वाले स्त्रीलिंग में। तो प्याज लाल होता है, होता आ की मात्रा लग रहा है, तो हम यह इसे किस में डालेंगे, पुल्लिंग में। ठीक है, प्याज, यहाँ हम लिखेंगे प्याज। ऐसे ही आपने सभी सब्जियों और जितनी भी यहाँ पर भाजी वगैरह हैं उनका कौन सा किस्म आएगा ये लिखना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर हमने इनको लिख दिया है कौन सा किस्म आएगा। आप कैसे इसको पहचान सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं इस तरीके से, मैंने गोभी खाई, तो गोभी खाई। ठीक है, तो गोभी खाई किस्म आएगा, स्त्रीलिंग। मैंने प्याज खाया, खाया तो पुल्लिंग। ठीक है, मैंने पालक खाई, पालक स्त्रीलिंग। मैंने कद्दू खाया, कद्दू पुल्लिंग। मैंने भिंडी खाई, स्त्रीलिंग में आ गया। मैंने सेब खाया, खाया आ की मात्रा आ रही है, पुल्लिंग। मैंने गाजर खाई, स्त्रीलिंग। मैंने आम खाया, ठीक है, मैंने आम खाई ऐसे नहीं बोलते हम, मैंने आम खाया, तो ये पुल्लिंग में आएगा। मैंने लौकी खाई, मैंने बैगन खाया। अब यहाँ देखो, मैंने आलू खाई, आलू खाई होगा कि खाया,
मैंने आलू खाया, मैंने अंगूर खाया, मैंने अमरूद खाया, मैंने धनिया खाया। ठीक है, तो हम इनको अगर ऐसे बोले आलू खाई, अंगूर खाई, अमरूद खाई, धनिया खाई, तो ये ठीक नहीं लग रहा बोलने में। और जब हम बोल रहे आलू खाया, अंगूर खाया, अमरूद खाया, धनिया खाया, तो ये सही लग रहा है बोलने में। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमें इस स्त्रीलिंग में लिखना है या पुल्लिंग में। ठीक है, अगला है प्रदूषित शब्द में प्र लगा है, ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। तो यहाँ पे ये शब्द किसको क्या बोलते हैं? प्र। ठीक है, और इससे क्या बना है? प्रदूषित। ऐसे ही आप और शब्द लिख सकते हैं, जैसे प्रकाश। ठीक है, प्रार्थना, प्रश्न। तो अगर आपको और भी शब्द आते हैं प्र से, तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिनय। नीम कविता में बहुत सी क्रिया शब्द आए हैं। क्रिया मतलब काम वाले शब्द। कविता एक बार पुनः पढ़िए और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक्टिंग करनी है। लहराना, लहरा के दिखाना है। हंसना, नेह जताना, प्यार जताना, बल खाना, गाना, भगाना। तो ये आप अपनी कक्षा में एक्टिविटी कर सकते हैं। अगला है वृक्ष एक गुण अनेक। पेड़ एक होता है लेकिन उसके बहुत सारे गुण होते हैं। वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। तो यहाँ पर एक पेड़ दिखाया है आपको, और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो आपने बताना है। विशेषताओं को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। ठीक है, पेड़ कैसा है? हरा भरा। और कैसा है? बड़ा। ठीक है, पेड़ बहुत बड़ा भी दिखाई दे रहा है। और कैसा दिख रहा है? बहुत मजबूत, मजबूत और बहुत घना। ठीक है, और ऊंचा भी लिख सकते हैं आप, बहुत ऊंचा है। इस तरीके से आप इसमें शब्द भरेंगे। और आप लिख सकते हैं यहाँ फलदार वृक्ष है ना, जो फल देता है उसको हम फलदार बोलेंगे। और छायादार वृक्ष, छायादार। और परोपकारी, परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करता है। परोपकारी वृक्ष क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? सबको कुछ ना कुछ देता है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं लेते। जो पेड़ होते हैं छाया देते हैं, फल देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। पेड़ों से लकड़ी देते हैं, तो हम इनको परोपकारी वृक्ष भी बोल सकते हैं। ये उपकार करते हैं दूसरों के ऊपर, ठीक है, लेकिन कभी किसी से कुछ लेते नहीं हैं, तो हम इनको परोपकारी वृक्ष भी हम यहाँ पर एक विशेषण इसको दे सकते हैं। आगे है, नीचे कुछ वृक्षों पौधों की पत्तियों के चित्र हैं, उनके नाम उलट पुलट गए हैं, उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए। अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है? इनको मिलाना है चित्रों को उनके नामों से। और यहाँ पर राइट साइड में आपको आपकी भाषा में उनको क्या बोलते हैं वो नाम लिखना है। तो सबसे पहले एक आम का पेड़ तो पहले से लगा हुआ है। दूसरा देखो ये किसका पेड़ है? ये वाला। इसमें आप लिखेंगे ये है बरगद का। सबसे ऊपर बरगद, उसके नीचे है शीशम, नीचे इसको जोड़ेंगे शीशम से। फिर धनिया, उसके बाद ये है तुलसी के पत्ते, और आखिरी में है ये केला। ठीक है, केले का पत्ता लंबा सा होता है, बहुत बड़ा बड़ा सा होता है। तो इस तरह से आप इनको मिलाएंगे और इस तरफ आप अपनी भाषा में इनको क्या बोलते हैं वो नाम लिखेंगे। आगे है, नीचे दी गई पंक्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये पत्तियाँ दी हुई हैं, जैसे पहला दिया है आम, ठीक है, और नाम क्या है? आम। उसको लिखने के बाद आपको इसकी विशेषता बतानी है, हम क्या करते हैं इन पत्तियों से, इसकी क्या खासियत है। जैसे बंधनवार बनाने में प्रयोग की जाती है। बंधनवार क्या होता है? दरवाजे पर जब पत्तियाँ लगाई जाती हैं ना, पूजा पाठ की पूजा करते हैं जब, हम इसकी माला बना के इस तरीके से लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं बंदरवार। ठीक है, दरवाजे के पास लगाते हैं, दरवाजे के ऊपर। तो ऐसे ही आपने बाकी पत्तियों का भी क्या इस्तेमाल है या क्या विशेषता है वो बताना है। तो यहाँ पर आपके लिए पत्तियों के नाम और उनका उपयोग लिख दिए हैं। सबसे पहले तो आम का बता दिया है पहले से ही। उसके बाद है शीशम। शीशम की पत्तियों का उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज में होता है। ठीक है, ये है पीपल। पीपल की पत्ती पूजा पाठ में काम आती है। और कमल, ये कमल का पत्ता है। कमल की पत्तियाँ पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करते हैं। ठीक है, कमल के पत्तों से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहता है। पालक, चौथा क्या है? ये पालक। पालक की पत्ती से सब्जी बनती है। तो इस तरीके से आप इनके उपयोग यहाँ पर बता सकते हैं। अगला है,
आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए, मतलब आपके आसपास जो भी पत्तियां हैं आप उनको इकट्ठा कीजिए। पत्तों को किसी मोटे कागज़ पर चिपकाइए। उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। फिर आपने क्या करना है, इन पत्तियों को किसी मोटे पेपर पर आपने चिपकाना है और उसके बाद उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखने हैं। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपने खुद करना है। आगे है, मैं नीम हूँ। नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं। सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। सहपाठी मतलब आपके दोस्त। अपने दोस्तों के साथ आपने डिस्कस करना है और उसके बाद इनको पूरा करना है। जैसे यहाँ लिखा, मेरा एक एक भाग डैश है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मेरा एक एक भाग बहुत उपयोगी होता है। उपयोगी होता है। ठीक है, ऐसे आप सभी वाक्यों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर खाली स्थान भर दिए हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मेरा एक एक भाग बहुत उपयोगी होता है। मेरी पत्तियों का आकार लंबा और हरा होता है। मेरी पत्तियों के किनारे दांतेदार होते हैं। दांतेदार मतलब आपने नीम का पत्ता देखा होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दांतेदार। इस तरीके से होता है, तो इसको आप क्या बोलोगे, दांतेदार। फिर मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से फोड़े फुंसियाँ दूर होते हैं। आप यहाँ पर चर्म रोग भी लिख सकते हो। स्किन की जो बीमारियाँ होती हैं उनको चर्म रोग बोलते हैं। तो कोई भी आंसर आप यहाँ लिख सकते हो, फोड़े फुंसियाँ या चर्म रोग, दोनों सही है। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती हैं। इसे दातून कहते हैं। ठीक है, जो नीम की पतली पतली छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं मुलायम सी, उनसे हम दांत साफ करते हैं दातून बनाकर। मेरी फल को निबोरी कहा जाता है। अगर आपको इसका कुछ और नाम पता है तो उसे आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा निबोरी। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखा कर कहाँ रखा जाता है, अनाज। आपको पता है, गेहूँ, चावल, ये खराब ना हो, कोई भी और भी अनाज पत्तियों को सुखा कर उसमें रखा जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे। ठीक है। सावन मास में मेरी छटा देखने लायक होती है। छटा मतलब शोभा। ठीक है, सावन में जब बरसात के महीने में क्या होता है, जब पानी भरा रहता है, पानी गिरता है, और आपने देखे होंगे सावन में फिर और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं क्योंकि धरती पर पानी गिरता है। तो जो नीम का वृक्ष है वो भी बहुत हरा भरा हो जाता है। तो इसलिए बताया गया है कि सावन मास मतलब महीने में मेरी छटा देखने लायक होती है, मैं बहुत सुंदर हो जाता हूँ। ठीक है, आओ कभी मेरी डाल पर बैठने और झूलने का आनंद लो। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बैठने और झूलने हमने दोनों लिख दिए हैं। तो इस तरीके से आप अपने वाक्य पूरे कर सकते हैं। फिर है, आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियाँ, पत्तियों, निबोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, नीम को औषधि वृक्ष कहा जाता है, मेडिसिनल प्लांट जो आप बोलते हो। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधों की लताओं के नाम नीचे लिखिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, औषधीय पौधे, उनके नाम लिखने हैं। एक पहले से लिखा हुआ है, क्या, तुलसी। इसके अलावा और भी आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ पौधों के नाम लिख दिए हैं, कुछ बेलों के नाम जो कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधीय पेड़ पौधे हैं। जैसे कि तुलसी तो पहले से पता है। दूसरा है एलोवेरा, आप इंग्लिश में जानते हैं, इसको हिंदी में घृत कुमारी बोला जाता है। फिर है आंवला, गिलोय, हल्दी, पुदीना, मेथी, धनिया। तो ये बहुत सारे पौधे हैं जो कि बीमारियों में काम आते हैं, किसी न किसी रोग को ठीक करने में इनका उपयोग किया जाता है। आगे है, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहाँ झूला डालने गए, कल्पना कीजिए कि नीम की डालियाँ आपसे बातें करने लगी। उस संवाद को लिखिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप झूला झूलने गए, आपको झूला झूलने का मन कर रहा है, तो जो नीम की डालियाँ हैं वो आपसे बातें कर रही हैं। तो आप उनसे क्या बातचीत होगी आप दोनों के बीच में, वो चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर लिखा है, सबसे नीम बोलेगा, अरे बहुत दिन बाद आई या आए हो। तो आप क्या बोलोगे, वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा संवाद हमने लिख दिया है। इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे, नीम ने बोला, अरे बहुत दिन बाद आई हो। तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मुझे समय ही नहीं मिल रहा था। फिर नीम बोलेगा, वह क्यों, या समय क्यों नहीं मिल रहा था। तब आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी परीक्षाएं चल रही थीं। फिर आप बोलोगे, फिर नीम बोलेगा, अच्छा तो क्या अब परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। तो आप क्या बोलेंगे, जी हाँ अब मैं खूब झूला झूलूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं। आगे पहेलियां हैं, बूझो तो जाने। पगड़ी में भी, गगरी में भी, और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ।
तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नारियल भी बोल सकते हो और इसको गरी भी लिखते हैं, ठीक है, नारियल या गरी। फिर है मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। बताइए कौन है ऐसा। तो इसका उत्तर है घड़ी, ठीक है। ये भाग नहीं सकती लेकिन फिर भी लोग इसे अपने हाथ में बांधते हैं। वह क्या है जहाँ नदी नहर समुद्र है पर गाड़ियाँ नहीं, तो ये होता है मानचित्र, ठीक है। इसका उत्तर है मानचित्र। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, ये है छाया। छाया को आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और इसके उत्तर नीचे भी दिए हुए हैं पहेलियों के, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।